हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज चंचल कुमार शर्मा और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आधुनिक भारत के इतिहास स्पेक्ट्रम की इस सीरीज़ में, जिसमें इस समय हम लोग पढ़ रहे थे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के बारे में। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करें। उससे पहले आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बता दें एक बार कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। एक बार ऑडियो वीडियो हम लोग चेक कर लें, क्या आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं। कमेंट करके सभी लोग मुझे एक बार बता दें कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। किसी तरह का ऑडियो वीडियो में कोई इशू तो नहीं है। चलिए, तो आवाज़ आ रही है। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे भारत में आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। किस प्रकार से भारत में अंग्रेज़ों के साम्राज्य विस्तार के रास्ते में मैसूर का राज्य आकर खड़ा हो गया और एक के बाद एक अंग्रेज़ों और मैसूर के बाद बीच में 4 युद्ध हुए, जिसे आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं। 3 आंग्ल मैसूर युद्ध अलग अलग प्रकार की संधियों के साथ समाप्त हुए और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ वो टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ समाप्त हुआ। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे अंग्रेज़ों की मैसूर विजय के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को लाइक कर दें। यदि आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया हो तो इस सेशन को लाइक कर दें। लाइक करने के साथ साथ शेयर कर दें और सब्सक्राइब कीजिए यूपीएससी विद चंचल कुमार सर चैनल को। ठीक है, ये चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यूपीएससी विद चंचल कुमार सर को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे सारे आने वाले सेशंस वीडियोस फ्री में इसी चैनल पर आपको मिलेंगे और दूसरे वीडियोस भी आपको जो है आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड यहीं पर मिलेंगे। तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और पीडीएफ के लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए, तो आप इस टेलीग्राम चैनल चंचल कुमार सर ऑफिशियल, ओके, ये टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा। आप टेलीग्राम पर जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो आपको सारे के सारे पीडीएफ और नोट्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे। पुराने वाले सारे सेशन जितने भी अभी तक हुए हैं उनके पीडीएफ नोट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। चलिए तो शुरू करें। मैसूर विजय, आपको मैंने पिछले सेशन में बताया 1757 में अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध जीता। 1764 में ब्रिटिश ने बक्सर का युद्ध जीता। तो प्लासी और बक्सर को जीतने के बाद उसके साथ साथ उन्होंने बेदारा के युद्ध में डचों को हराया, वांडीवाश के युद्ध में फ्रांसीसियों को हराया। तो एक होता है ना कॉन्फिडेंस, एक अलग ही लेवल पर होता है। तो ब्रिटिश का कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर था और उन्हें लगने लगा था कि अब भारत में उनके रास्ते में कोई शक्ति नहीं आ सकती, कोई जो है उनके सामने टिक नहीं सकता। तो एक अलग ही टशन में थे अंग्रेज और उनको लगा कि धुएं में उड़ा देंगे अब तो सबको और बड़े आराम से जो है साम्राज्य की स्थापना कर लेंगे। तो जब भारत में अंग्रेजों ने बंगाल जीत लिया, यहाँ पर अच्छा खासा अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, तो उनकी नज़रें गई दक्षिण भारत पर। अब उन्हें लगा कि दक्षिण भारत में एक बड़ा विशाल जो है साम्राज्य स्थापित किया जा सकता है, काफ़ी बड़े इलाके को जीता जा सकता है। तो जब उन्होंने दक्षिण भारत या दक्षिण के इलाके को जीतने की कोशिश की तो एक शक्ति के साथ उनकी टक्कर सबसे बड़ी जो है उनके लिए मुसीबत बन गई, या आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मुश्किल आई वो इसी शक्ति को जीतने में, इसी राज्य को जीतने में आई। ये राज्य था मैसूर का। मैसूर का राज्य आप सभी को पता है कि यहाँ पर एक आपको मिलेगा हैदर अली और दूसरा आपको मिलेगा उसका बेटा टीपू सुल्तान।
इस राज्य को जीतना अंग्रेजों के लिए इतना मुश्किल हुआ कि इसके लिए उनको 4 युद्ध लड़ना पड़ते हैं। इसके लिए उनको आसपास की कई सारी भारतीय शक्तियों से हाथ मिलाना पड़ता है, संधि करनी पड़ती है, मराठा और हैदराबाद का निजाम इनको साथ लेना पड़ता है, और तब जाके अंग्रेज इस राज्य को जीत पाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि ये सब कहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले तो आपको उस युद्ध के बारे में पता होगा जिसे तालीकोटा का युद्ध कहते हैं, या कई लोग उस युद्ध को राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। तालीकोटा या राक्षस तंगड़ी का जो ये युद्ध है ये 1565 में हुआ था। ठीक है, 1565 में ये युद्ध हुआ था विजयनगर के साम्राज्य के और बहमनी साम्राज्य की रियासतों के बारे में। ठीक है, कौन कौन सी रियासतें? बीदर, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। तो इन रियासतों के साथ, बहमनी रियासतों के साथ में युद्ध हुआ था विजयनगर साम्राज्य का, जिसको आप लोग क्या तालीकोटा के युद्ध के नाम से जानते हैं। और इस युद्ध में, ये ऐतिहासिक युद्ध था जिसमें आपको पता है विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। विजयनगर साम्राज्य के बारे में आप मध्यकालीन भारत में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से 2 भाइयों ने, हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली। फिर बाद में धीरे धीरे ये साम्राज्य काफ़ी बड़े इलाके में फैल गया। अलग अलग वंशों ने यहाँ पर शासन किया। कभी संगम वंश मिलेगा, कभी सालू, तुलु, आरविडू, अलग अलग प्रकार के वंश आपको यहाँ पर मिलेंगे। फाइनली विजयनगर साम्राज्य का पतन इस युद्ध के द्वारा हुआ और इनकी जो राजधानी थी हम्पी, इनकी राजधानी को लूटा गया, पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया, विध्वंस कर दिया गया इनकी पूरी की पूरी राजधानी का। और उसके अवशेष पर जितने राज्यों का उदय हुआ उनमें से एक था मैसूर। समझ में आया? एकदम शुरुआत से समझिए। मैसूर की कहानी, मैसूर का इतिहास यहाँ से शुरू होता है कि जब विजयनगर साम्राज्य नष्ट हो गया तो उस साम्राज्य के बाद कई सारे राज्य जो है छोटे छोटे आए, और उन्हीं में से एक राज्य था मैसूर का। यहाँ पर था वोडियार वंश का शासन। कौन सा वंश शासन कर रहा था? यहाँ राज कर रहा था वोडियार वंश का शासन चल रहा था, और इस वंश का अंतिम शासक था चिक्का कृष्णराज। ठीक है, चिक्का कृष्णराज जो है ये इस वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1734 से 1766 तक शासन किया। और इसी के काल में एक व्यक्ति अचानक से काफ़ी शक्तिशाली हो गया, काफ़ी जो है शक्ति को अर्जित कर लिया, जिसका नाम था हैदर अली। तो चिक्का कृष्णराज के समय में हैदर अली का उदय होता है और फिर वो क्या करता है? शासक बन जाता है। तो चिक्का कृष्णराज जो है वोडियार वंश का शासक, इसके शासन काल में जो वास्तविक सत्ता थी वो 2 भाइयों के पास थी, इसके 2 मंत्रियों के पास थी, देवराज और नंजराज। तो देवराज और नंदराज के पास में सत्ता थी, वास्तविक शक्तियाँ थी, और चिक्का कृष्णराज खाली नाम का शासक था। और आखिरकार 1749 में हैदर अली नाम के एक व्यक्ति को सैनिक अधिकारी के रूप में जीवन शुरू करने का मौका मिला। हैदर अली बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है, अनपढ़ था एक प्रकार से। और हैदर अली पढ़ा लिखा नहीं होने के बाद भी एक योग्य जो है सेनानायक था, एक सैनिक अधिकारी के तौर पर छोटे से पद से शुरुआत की। इसी समय जब चिक्का कृष्णराज जो है नाम का शासक बना हुआ था, तो उसको लगा कि शायद इसको हटा के मैं भी शासक बन सकता हूँ, मैं भी जो है अगर मैं इन दोनों भाइयों को रास्ते से हटा दूँ तो मैसूर की गद्दी मेरे पास होगी, क्योंकि राजा बहुत कमज़ोर है। आखिरकार 1755 में नंदराज ने हैदर को फौजदार के पद पर नियुक्त कर दिया और इसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1761 तक मैसूर की सारी शक्तियां हैदर अली के हाथ में चली गई। हैदर अली ने उन दोनों भाइयों को साइड रास्ते से किनारे किया, हटाया, साइड में लगाया, और उसने मैसूर का पूरा शासन अपने हाथ में ले लिया और वो मैसूर का शासक बन गया। और अच्छी बात भी, क्योंकि वो थोड़ा योग्य भी था, पुराने शासक से तो काफ़ी ज़्यादा योग्यता रखता था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान हैदर अली और टीपू सुल्तान के नेतृत्व में ये राज्य काफ़ी शक्तिशाली हो गया और उल्लेखनीय जो है प्रगति इस राज्य ने की। यहाँ तक समझ में आया? फिर से बताऊँ एक बार, शुरुआत से समझें। विजयनगर साम्राज्य, तालीकोटा का युद्ध, 1565 का वर्ष, विजयनगर साम्राज्य का अंत, पतन। उसके बाद में एक छोटा सा राज्य मैसूर आया जिसमें वाडियार वंश का शासन था।
जिसके शासक का नाम चिक्का कृष्णराज था। और चिक्का कृष्णराज का जो शासनकाल था, चूँकि वो कमज़ोर शासन था, तो उस शासक की सारी शक्तियाँ उसके मंत्रियों के हाथ में थी, दो भाइयों के हाथ में थी। और उन दोनों भाइयों के समय में हैदर अली एक सैनिक अधिकारी के रूप में अपने करियर की शुरुआत करता है। और हैदर अली ने दोनों भाइयों को बाद में रास्ते लगा दिया और उनके पूरे राज्य पर, मैसूर पर कब्जा कर लिया। तो हैदर अली के समय में मैसूर का उत्थान हुआ। अब जिस समय हैदर अली गद्दी पर बैठा, जिस समय हैदर अली ने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया, धीरे धीरे उसने अपने राज्य की सीमाओं को कर्नाटका के बाहर केरल में और तमिलनाडु में फैलाना शुरू किया, उसी समय अंग्रेज भारत में, आपको पता है, बंगाल जीत चुके थे। बड़े आराम से वो प्लासी का युद्ध जो है बिना किसी परेशानी के छल कपट के साथ जीत चुके थे। बक्सर का युद्ध उन्होंने पूरी शक्ति के साथ जीत लिया था और उस समय उन्होंने भारत के मुगल सम्राट को भी हरा दिया था। तो बंगाल में इतनी आसानी से जो सफलता मिल गई, उससे जो है अंग्रेज भी थोड़े मजबूत हो चुके थे, अपनी सैनिक शक्ति को लेकर थोड़ा आश्वस्त हो चुके थे और वो भी विस्तार करना शुरू कर चुके थे। मतलब अंग्रेजों को भी विस्तार करना है। तो एक तरफ हैदर अली है जो अपने राज्य का विस्तार कर रहा है, दूसरी तरफ अंग्रेज है, वो भी विस्तार करना चाहते हैं। स्वाभाविक सी बात है, दोनों के बीच में लड़ाई तो होनी ही है। या तो हैदर अली राज्य करेगा दक्षिण भारत पर, या अंग्रेज करेंगे, दोनों में से कोई करेगा। दूसरी बात यह कि वहाँ कुछ छोटे छोटे और कुछ बड़े शासक भी थे जो इस सब को देख रहे थे। जैसे मराठा लगातार देख रहे थे कि हैदर अली राज्य का विस्तार कर रहा है और मराठाओं को भी अपना विस्तार करना था। पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में मैंने आपको बताया था कि पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठाओं को बहुत नुकसान हुआ। उनको काफ़ी सारा अपना जो है, एक प्रकार से आप कहें कि जो प्रभाव था वो नष्ट हो गया उनका। तो वो अपने खोए हुए गौरव को, स्वाभिमान को प्राप्त करना चाहते थे। तो पेशवा एक जो उनके पास नया आया, माधवराव पेशवा, युवा पेशवा था, जोशीला पेशवा था, योग्य था। पेशवा माधवराव के नेतृत्व में मराठाओं ने भी अपनी शक्ति को फिर से हासिल करना शुरू कर दिया। इस बीच एक और था जो बड़ा कमज़ोर था और इस सबसे डरा हुआ था। वो कभी अंग्रेज़ों से डरता, कभी मराठाओं से डरता, तो कभी हैदर अली की बढ़ती हुई ताकत को देखकर पसीना उसको आ जाता था, और वो था हैदराबाद। इस बीच एक रियासत, एक राज्य और थी बीच में, और वो हैदराबाद की थी। 1748 में उनके सबसे शक्तिशाली शासक चिनकिलिच खां, निज़ामुल मुल्क आसफ जाह की मृत्यु हो गई। उसके मरने के बाद हैदराबाद और कमज़ोर हो गया, आपस में गद्दी को लेकर झगड़े हो रहे थे। तो हैदराबाद इतना कमज़ोर था कि वो घबरा रहा था मराठाओं से, हैदर अली से, और उसको डर लग रहा था कि कहीं वो इनके बीच में पिस नहीं जाए, है ना, चक्की के दो पार्टों में पिसने वाली बात। और लगातार हैदराबाद को डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पूरा के पूरा राज्य ये खा जाए। आगे समझ में मैंने आपको बताया उस काल की परिस्थितियाँ। अब आप देखेंगे कि किस प्रकार से दो बड़े जो है साम्राज्य या दो बड़े शासक आपस में लड़ते हैं, एक तरफ अंग्रेज, दूसरी तरफ हैदर अली। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1768 से 1769। सन या वर्ष याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ये काल कौन सा है, जब बक्सर का युद्ध हो चुका है, जब पानीपत का तीसरा युद्ध हो चुका है, जब अंग्रेज फ्रांसीसियों को और डचों को किनारे कर चुके हैं। उसके बाद अंग्रेजों के सामने सबसे बड़ी चुनौती पेश की मैसूर के इस राजा ने। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों की आक्रामक नीति का परिणाम था। क्योंकि अंग्रेज, मैंने कहा ना कि थोड़े से एक वो होता ना, कॉन्फिडेंस जो है वो 7वें आसमान पर था उनका आत्मविश्वास, तो वो थोड़े आक्रामक थे। हैदराबाद का जो निज़ाम था उसके साथ उन्होंने संधि की और उसे अंग्रेजों को उत्तरी सरकार का क्षेत्र देने के लिए मना लिया। अभी मैंने आपको हैदराबाद के बारे में भी बताया था। बीच में हैदराबाद को क्यों बताया मैंने, क्योंकि हैदराबाद डरा हुआ है। हैदराबाद को जो है हैदर अली से लगातार डर लग रहा है कि ऐसा नहीं हो कि हैदर अली जो है मैसूर, मेरे राज्य में आक्रमण करके और मेरे राज्य को अपने साम्राज्य में मिला ले। तो हैदराबाद ने अंग्रेज़ों के साथ संधि कर ली। निज़ाम बहुत कमज़ोर था हैदराबाद का।
उसने कहा ठीक है, मैं आपको अपना कुछ क्षेत्र दे देता हूँ, बदले में हैदर अली से मेरी रक्षा तुम करना। अंग्रेज़ों ने हैदराबाद को वचन दिया कि हैदर अली के खिलाफ वो उसको सुरक्षा देंगे, वो उसको बचाएंगे। तो यहाँ अब हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में मुठभेड़ होनी थी। 1766 में हैदर अली मराठों के आक्रमण का सामना कर रहा था। उसी समय अंग्रेज़ों ने हैदराबाद के निज़ाम को सहायता दी और मैसूर पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। अब अंग्रेज़ जो है ना बड़े चालाक थे। अंग्रेज़ इस बात को जानते थे कि हैदराबाद का निज़ाम डरा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा उकसाते हैं कि हम तेरे साथ है, चाबी भरते हैं इसको। तो हैदराबाद को उकसाया कि तू मैसूर पर आक्रमण कर दे। क्यों कर दे? क्योंकि अभी हैदर अली और मराठाओं के बीच में, मैसूर और मराठा के बीच में दिक्कत चल रही है। तो एक तरफ पेशवा माधवराव मराठा लड़ रहे हैं हैदर अली के साथ, मैसूर के साथ। बढ़िया समय, बढ़िया मौका है, एक काम करो कि तुम आक्रमण कर दो हैदर के ऊपर, मैसूर के ऊपर। वो उधर उलझा हुआ है और तुम जो है इसका कुछ राज्य जीत सकते हो। तो उन्होंने हैदराबाद के निज़ाम को सहायता दी कि हम तुम्हारे साथ हैं और तुम आक्रमण कर दो हैदर अली के ऊपर। हैदर अली को ये पूरा मामला जो है पता चला तो उसको बड़ा गुस्सा आया कि एक तरफ मैं युद्ध लड़ रहा हूँ और दूसरी तरफ ये मेरे खिलाफ हैदराबाद को भड़का रहे हैं, उसको सहायता दे रहे हैं और मुझे कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आया? यही कारण था पहले आंग्ल मैसूर युद्ध का। उसने अब पहले अंग्रेज़ों को ही पाठ पढ़ाने का निश्चय किया। तो हैदर अली ने कहा कि ठीक है, पहले मैं इनको बचा सकाता हूँ, ये मानने वाले नहीं है, पहले इनको सबक सिखाऊंगा, फिर मैं बाद में आगे बढ़ूंगा। तो हैदर अली ने मराठों के साथ संधि कर ली और निज़ाम के साथ जो है उसके साथ भी संधि कर ली। समझ में आया? तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि हैदर अली पहले मराठों को और निज़ाम को अलग करता है कि पहले अंग्रेज़ों से निपट लेता हूँ, उसके बाद में इनके साथ में डील करूँगा। यहाँ 1768 में शुरुआत हो गई युद्ध की। हैदर अली ने अंग्रेज़ों के मित्र राज्य कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। उस समय सबके अपने अपने मित्र हुआ करते थे। तो अंग्रेज़ों का एक मित्र था कर्नाटक राज्य, उसके ऊपर मैसूर ने, हैदर अली ने आक्रमण कर दिया और अंग्रेज़ों ने हैदर अली और निज़ाम को, ठीक है, 1767 में संगम और तिरुवनमलई नामक स्थानों पर पराजित भी कर दिया। युद्ध शुरू हो गया। इधर से हैदर अपनी पूरी शक्ति लगा रहा है, जोर लगा रहा है, उधर से अंग्रेज़ लगा रहे हैं। अवसरवादी निज़ाम ने फिर से पाला बदला और फरवरी 1768 में अंग्रेज़ों के साथ संधि कर ली। अब इस बीच हैदराबाद के निज़ाम को ज़रा बीच बीच में समझते जाना। उसने बड़ी धोखाधड़ी की। वो हर बार इस पाले में कभी उस पाले में बिन पेंदे के लोटे की तरह जो है वो गुड़क जाया करता था, कभी इधर लुढ़क जाता, कभी इधर लुढ़क जाता। तो जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, अंग्रेज़ों ने पराजित किया हैदर अली को और निज़ाम को, तो निज़ाम जो है वो अंग्रेज़ों के साथ जाके मिल गया। बीच में ही हैदर अली को छोड़ के निज़ाम हैदराबाद अंग्रेज़ों के साथ संधि कर लेता है और हैदर अली को धोखा देता है। इससे हैदर अली और आग बबूला होता है और उसने और ताकत के साथ अंग्रेज़ों के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसने मैंगलोर में बंबई से आई प्रशिक्षित अंग्रेज टुकड़ी को बुरी तरह हराया और 1769 के आते आते अंग्रेज़ों को मद्रास तक धकेल दिया। अब हैदर अली का पलड़ा भारी हो रहा था। धीरे धीरे अंग्रेज पीछे हटते जा रहे थे, हैदर अली लगातार आगे बढ़ता जा रहा था और पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज़ों के अस्तित्व पर संकट आ गया कि अगर ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ तो उस पूरे इलाके से हैदर अली अंग्रेज़ों का नामो निशान मिटा देगा। अब डर गए अंग्रेज। इतने चालाक थे कि जब कभी उनके हारने का मौका आता, जब कभी ऐसा लगता कि वो हारने वाले हैं, उनके खराब दिन आ गए, तो वो हाथ पैर जोड़ने लगते थे। वो हैदर अली से संधि करने के लिए आ गए, उन्होंने हाथ पैर जोड़ लिए हैदर अली के एक प्रकार से। और अंग्रेज़ों को जब अपने अस्तित्व का संकट दिखा तो उन्होंने 1769 में हैदर अली को एक प्रस्ताव दिया कि क्यों ना हम दोस्त बन जाएं। भाई, एक और एक मिलके 11 होते हैं, तुम भी शक्तिशाली हो, हम भी शक्तिशाली हैं, तो क्यों ना हम मिलके दोस्त बन जाएं, मित्र बन जाएं, संधि कर लें। और अगर हम लोग संधि कर लेंगे तो
हम लोग मिल के इस पूरे इलाके पे शासन कर सकते, कोई हराने वाला नहीं मिलेगा। तो जब अंग्रेज़ों ने हैदर अली से संधि क्यों की? क्योंकि अंग्रेज़ों की हालत ख़राब थी, उनको दिख रहा था कि हैदर अली यहाँ से जो है मार मार के भगाने वाला है। तो जब अंग्रेज ये चीज़ देख चुके थे कि हमारी हार निश्चित है, तो उन्होंने संधि का प्रस्ताव दिया। बात यह है कि हैदर अली ने क्यों स्वीकार कर लिया? हैदर अली तो जीत रहा था, तो हैदर अली ने अंग्रेज़ों की संधि को स्वीकार क्यों किया? उसका भी फ़ायदा था इस पर। दरअसल हैदर अली को मालूम था कि उसको यहाँ पर मराठों से लगातार चुनौती मिल रही है। पहले भी पेशवा जो माधवराव था वो हैदर अली को हरा चुका था, तो वो मराठों से डर रहा था। तो उसको लगा कि शायद मराठों के खिलाफ युद्ध में मेरे काम आएंगे अंग्रेज़ों के साथ मिलके, और मैं मराठाओं से निपट सकता हूँ। बात समझ में आई? क्लियर? तो इन दोनों के बीच में एक संधि हो गई, और इस संधि को मद्रास की संधि कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है, हर आंग्ल मैसूर युद्ध पहले, दूसरे और तीसरे के बाद एक संधि हुई है। पहले आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में एक संधि हुई, जिसे मद्रास की संधि कहते हैं, क्योंकि ये संधि मद्रास में हुई। अंग्रेज और हैदर अली दोस्त बन गए, अभी तक लड़ रहे थे, अब मित्र हो गए। और वैसे भी आपको पता है कि कहते हैं ना, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। तो यहाँ वही हुआ कि दोनों युद्ध में एक दूसरे के साथ जो है आपस में एक हो गए, दोस्ती कर लेते हैं। अंग्रेज़ों ने हैदर अली को वादा किया, वचन दिया कि हम आपके मित्र हैं और मित्रता के नाते आपकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। यदि आपके ऊपर किसी ने भी आंख उठा के देखा, यदि अगली बार से मराठा ने या किसी ने भी आपके खिलाफ कोई युद्ध किया, तो हम आपकी सहायता करेंगे, वचन देते हैं। तो आंग्ल मैसूर युद्ध पहला समाप्त हो गया, संधि हो गई मद्रास की। अन्य शर्तों के अतिरिक्त ये व्यवस्था थी कि अंग्रेज हैदर अली को युद्ध का खर्चा और जुर्माना देंगे, परंतु ये संधि वास्तव में एक विराम संधि बन गई। अब पहला आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। तो जब पहला आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया, दोनों दोस्त बन गए, संधि हो गई, तो फिर बाद में अगला युद्ध क्यों हुआ? फिर क्या हुआ कि लड़ने की नौबत आ गई। कल तक जो आपस में एक दूसरे के गले मिल रहे थे, गला काटने की नौबत फिर से क्यों आई? तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेजों ने अपने वचन का पालन नहीं किया। जो उन्होंने कसम खाई थी कि हम तुम्हारा साथ देंगे हर परिस्थिति में, उससे वो पलट गए। जब मराठा ने दूसरी बार हैदर अली पर आक्रमण किया, तो हैदर अली को पता था कि मराठा आक्रमण करेंगे और अंग्रेज साथ देंगे। तो अंग्रेज़ों का वेट करता रहा कि भाई मेरे दोस्त आएंगे, मित्र आएंगे, वो आए ही नहीं। अंग्रेज तो सिर्फ इस संधि के द्वारा अपने आप को बचाना चाहते थे बस। उनको कोई हैदर अली से दोस्ती नहीं करनी थी, वो कोई मैसूर की रक्षा नहीं करना चाहते थे। उल्टा वो चाहते थे कि मैसूर कमज़ोर हो जाए, ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये हमारी राह का सबसे बड़ा रोड़ा है। अंग्रेज बड़े चालाक थे इस मामले में। उन्होंने जब मराठाओं ने आक्रमण किया हैदर अली के ऊपर, तो उन्होंने सहायता नहीं की। ये हैदर अली के लिए बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। हमारे यहाँ बोलते हैं ना, प्राण जाए पर वचन न जाए वाले लोग हैं। भारतीय संस्कृति में रघुकुल रीति सदा चली है, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम लोग वो लोग हैं जो एक बार बोल देते, कमिटमेंट कर देते हैं, तो उससे पीछे नहीं हटते। ये चीज़ अंग्रेजों में नहीं थी। अंग्रेज अपने बात के धनी नहीं थे, वो बोलते कुछ थे और करते उसका बिल्कुल उल्टा थे। तो हैदर अली को उन्होंने सहायता का वचन दिया था। 1771 में मराठों ने हैदर अली पर, उसके राज्य पर, मैसूर पर आक्रमण कर दिया, और इस शर्त संधि के अनुसार जो मराठा और मैसूर के बीच में हुई थी, अंग्रेज़ों को सहायता करनी चाहिए थी, अंग्रेज़ों को हैदर अली को बचाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं, अंग्रेज नहीं आए। इसीलिए कहते ना कि जीवन में जो कुछ भी करना हो अपने भरोसे, अपने दम पर करिए। कभी भी किसी के भरोसे कोई काम मत करिए। आप हो सकता है कि बाद में आपको दुख हो, पछतावा हो कि इस व्यक्ति ने मेरा साथ नहीं दिया, या इसकी वजह से मैं हार गया, या मेरे साथ जो भी हुआ उसकी गलती नहीं है, गलती आपकी है। कभी किसी के भरोसे कोई काम करिए ही मत। अगर आपको लगता है कि कोई भी काम जो आप कर रहे हैं वो आप अकेले कर सकते हैं, या आपके पास में वो क्षमता है, तो करिए। भले ही कोई साथ दे तो अच्छी बात है, साथ देगा तो आपका काम
आसान होगा, पर ऐसा कोई काम जो है कभी मत करिए जिसमें आपको पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर रहना पड़े। वक्त का कोई भरोसा नहीं, कब कौन किस प्रकार का व्यवहार करेगा आप नहीं जानते। हो सकता है जो आज आपके साथ जीने मरने की कसम खा रहा है वही व्यक्ति कल आपको दगा दे जाए। ऐसे में इंसान टूट जाता है। उस हार से ज़्यादा इस बात की तकलीफ होती है कि किसी ने आपके साथ में धोखा किया, दगा दिया। हैदर अली ने यही गलती की कि उसने अंग्रेज़ों के साथ संधि की और उन पर भरोसा किया, पर अंग्रेज़ों ने उसकी सहायता नहीं की, बल्कि वो तो चाहते थे कि मराठा जो है हैदर को पूरी तरह से नष्ट कर दे, मैसूर को पूरी तरह से कमज़ोर कर दे। उधर मराठा और निज़ाम बम्बई प्रेसिडेंसी में अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध में लड़ रहे थे। अब इस समय एक तरफ जबकि अंग्रेज़ों के पास अच्छा मौका था, वो हैदर अली की सहायता कर सकते थे मराठों के खिलाफ, क्योंकि मराठों के साथ अंग्रेज़ भी लड़ रहे थे। ये वही समय है जब आपको पता होगा पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। 1775 से लेकर 1782 तक पहला आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था। तो अंग्रेज जो है ना वो मराठाओं से लड़ रहे थे। यही वो समय था जब भारत में अंग्रेज सबसे ज़्यादा परेशान हुए। एक प्रकार से उधर मराठाओं से लड़ रहे हैं, उधर से हैदर अली से लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये जो समय ना बड़ा ख़राब था। एक प्रकार से कहें कि बुरा समय जिसको कहते हैं ना, वो था अंग्रेज़ों के लिए ये समय। तो मराठा उधर अंग्रेज़ों से लड़ रहे हैं, इधर अंग्रेज़ जो हैं वो मराठाओं से लड़ रहे हैं, और इधर हैदर अली और मराठा आपस में लड़ रहे हैं। तो हैदर अली को जब गुस्सा आया कि भाई इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, इन्होंने धोखा दिया, सहायता नहीं की, तो उसने क्या किया, उसने संधि कर ली, मराठाओं के साथ संधि कर ली, और उसने निजाम को भी मिला लिया कि एक काम करते हैं कि हम तीनों मिलके एक हो जाते हैं। अब हैदर अली, मैसूर, मराठा और हैदराबाद का निजाम, तीनों ने मिलके एक संघ बना लिया। ठीक वैसा ही संघ जैसा मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय का बना था, त्रिगुट। ऐसा ही एक त्रिगुट बन गया अंग्रेज़ों के खिलाफ इस समय, पर यह वाला शक्तिशाली था। अवध का नवाब, मुगल बादशाह उतना शक्तिशाली नहीं था। यहाँ मैसूर में हैदर अली जो अकेले अंग्रेज़ों को पटक चुका है पिछली बार, अकेले हैदर अली ने अंग्रेज़ों की हालत ख़राब कर दी थी। अब तो मराठा भी साथ में आ गए और वो हैदराबाद भी साथ में। सोचिए वो अंग्रेज़ों का क्या हाल करेंगे। तो इस त्रिगुट की वजह से अंग्रेज़ों के माथे पर पसीना आ गया। यहाँ हैदर अली ने अंग्रेज़ों के विश्वासघात को देखते हुए हैदराबाद के निजाम और मराठों के साथ में संधि करके एक त्रिगुट बना लिया। आप समझ रहे हो, एक तरफ मैसूर है, मराठा है और हैदराबाद है, और दूसरी तरफ अकेले ब्रिटिश। तो कोई टक्कर ही नहीं है। ये तीनों मिलके अंग्रेज़ों का चूरा बनाने की ताकत रखते थे। अब क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने आगे और भी गैर जिम्मेदाराना रुख जो है अख्तियार किया और हैदर अली के राज्य में स्थित माहे पर फ्रांसीसियों की जो बस्ती थी उस पर आक्रमण कर दिया और अधिकार कर लिया। अब उस समय आपको पता है पौंडीचेरी जो हमारा पुदुचेरी है उसमें कराईकल, यनम, माहे ये सब आते हैं। तो माहे जो था ना, माहे के ऊपर अंग्रेज़ों ने आक्रमण कर दिया जो कि फ्रांसीसियों के पास था। वो हैदर अली के दोस्त थे, उसके राज्य में आता था। तो इस बार फिर हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में फिर दुश्मनी हो गई। आखिरकार हैदर अली जो है उसकी प्रभुसत्ता को ये खुली चुनौती थी, वो और ज़्यादा भड़क गया। 1780 जुलाई में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और यहीं से शुरू हो गया दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। अब हैदर अली ने अंग्रेज़ों को फिर बुरी तरह हराया। अंग्रेज़ों को इस बार फिर मुंह की खानी पड़ी। कर्नाटक के मैदानों में हैदर अली ने इनको बुरी तरह परास्त किया और आरकाट जो है राजधानी कर्नाटक की, उस पर 1780 में अक्टूबर में अधिकार कर लिया। एक बार फिर से अंग्रेज पहुंच गए शर्मनाक हार की कगार पर। लगा कि पिछली बार तो अंग्रेज़ों को किसने बचाया, पिछली बार तो अंग्रेज़ों ने हैदर अली के हाथ पैर जोड़ लिए, मद्रास की संधि कर ली और हैदर अली ने उनको छोड़ दिया था। इस बार हैदर अली अंग्रेज़ों को बख्शने के, माफ़ करने के मूड में नहीं था। इस बार वो पूरी तरह से उनको सबक सिखाने के मूड में था और लगा कि इस बार तो अंग्रेज़ों का सफाया हो जाएगा।
लेकिन उस समय कहते हैं ना कि जब कभी इंसान के जीवन में बुरा समय आता है तो सिर्फ एक चीज़ उसको बचा सकती है, वो है उसका धैर्य, उसकी बुद्धि, चतुराई। कोई तोड़ नहीं है चतुराई का, दिमाग का। उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो आप सभी को पता है गवर्नर जनरल हुआ करता था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने बड़ी चतुराई के साथ काम लिया और उसने कहा कि क्यों ना मैं इनके बीच में आपस में फूट डाल दूं, इनको तोड़ दूं। ये तीनों मिलके जब तक हमारे खिलाफ लड़ेंगे तब तक हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्यों ना मैं इन तीनों को आपस में तोड़ दूं। उन्होंने मराठाओं के साथ संधि कर ली, सालबाई की संधि कहते हैं। पहला आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया अंग्रेजों को, क्योंकि वो परेशान हो गए, इधर मराठाओं से लड़ना पड़ रहा है, उधर हैदर अली से लड़ना पड़ रहा है, तो बुरा समय था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, मराठाओं के साथ संधि कर ली, सालबाई की संधि, और मराठाओं को हैदर अली से अलग कर दिया। अब बचा कौन, मैसूर और हैदराबाद। तो हैदराबाद का निजाम तो वैसे भी मैंने आपसे कहा कि बिन पेंदे का लोटा था। हैदराबाद के निजाम को एक छोटा सा टुकड़ा फेंका, एक गुंटूर का प्रदेश दिया कि ले ये छोटा सा ये इलाका रख, अलग हो जा, वो भी अलग हो गया। अब हैदर अली अकेला बच गया। समझ में आया? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने कूटनीति से काम लिया, दिमाग से काम लिया, और उसने हैदराबाद के निजाम को गुंटूर का प्रदेश देके अलग कर लिया और मराठाओं के साथ भी जो है संधि कर ली और सालबाई की संधि से मराठाओं को अलग कर लिया। अब अकेला पड़ गया हैदर अली। उसके दो साथी जा चुके थे, मराठा और हैदराबाद अकेला था, लेकिन पहले भी वो लड़ा था अकेला तो वो डरता नहीं था। हैदर अली लड़ता रहा, अब की बार अकेला था फिर भी लड़ा। 1780 में जो नया जनरल आया आयरकूट, उसने पोर्टो नोवो, पोलीनूर, शोलिंगलूर और ऐसे इलाकों में हैदर अली को अकेले को कई बार परास्त किया। फिर भी हैदर अली जो है वो लगातार लड़ता रहा और उसने आयरकूट को बाद में हराया और लग रहा था कि युद्ध जो है वो बराबरी पर आ गया है। कभी हैदर अली जीत रहा था, कभी अंग्रेज जीत रहे थे, मामला बराबरी पर था। हालांकि हैदर अली अभी तक अंग्रेजों से हारा नहीं, अकेला होने के बाद भी। इस बीच हैदर अली की मृत्यु हो गई। ठीक है, 1782 में दिसंबर में हैदर अली की मृत्यु हो गई। युद्ध चल ही रहा था, युद्ध बंद नहीं हुआ था, युद्ध समाप्त होने के पहले ही मर गया। अब उसके मरने के बाद उसका जो बेटा था टीपू सुल्तान, वो उसका वारिस बना, उत्तराधिकारी बना और उसने भी युद्ध को जारी रखा। उसने भी तुरंत जो है युद्ध बंद नहीं किया। पिता के मरने के बाद भी जो है युद्ध 2 साल और चला, लगभग 1.5 साल और चला है। तो 82 में हैदर अली मर गया और टीपू सुल्तान लड़ रहा है। पर अब समस्या ये है कि न तो अंग्रेज युद्ध जारी रख पाने की स्थिति में थे, न टीपू सुल्तान। बहुत समय हो गया लड़ते लड़ते, 4 साल हो गए इनको लड़ते लड़ते आपस में, और जीत कोई भी नहीं रहा है। दोनों जो है थक गए। ऐसा होता ना कि जब 2 लोग लड़ते हैं तो आम तौर पर मुकाबला तब खत्म होता है जब एक जीत जाता है दूसरा हार जाता है। पर मान लो कि दोनों आपस में लड़ते ही जा रहे हैं, कोई हार नहीं रहा है, तो क्या होगा, एक समय आएगा जब दोनों थक जाएंगे। दोनों थक गए और दोनों ने आपस में कहा कि ठीक है संधि कर लेते हैं और युद्ध को समाप्त करते हैं, अब ज़्यादा तो चला नहीं पाएंगे इसको। तो दोनों ने मार्च 1784 में संधि कर ली और इस बार संधि हुई मैंगलोर की। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ मद्रास की संधि के साथ, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ मंगलोर की संधि के साथ, और दोनों पक्षों ने एक दूसरे के इलाकों को लौटा दिया। हैदर अली के पास जो इलाके अंग्रेजों के थे वो उसने उनको वापस कर दिए, अंग्रेजों ने हैदर अली के जो इलाके थे वो उसको वापस कर दिए और युद्ध समाप्त हो गया। इस प्रकार से 1784 में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध भी समाप्त हो गया। अब लेकिन अभी भी अंग्रेजों को उनका लक्ष्य जो है ना वो मिला नहीं। अभी भी जो वो चाहते थे मकसद में सफल नहीं हुए। वो तो पूरी तरह से जीतना चाहते थे मैसूर को, उस पूरे इलाके को, लेकिन मैंने कहा ना सबसे बड़ी दिक्कत तो मैसूर ही था। तो इस बार वो चाहते थे कि मैसूर को पूरी तरह से पराजित किया जाए। ठीक है, तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 से 1792 के बीच। फिर से ये आपस में लड़े। तो ये युद्ध जो है अंग्रेजों की छलपूर्ण नीति का ही परिणाम था। अब 1788 में कंपनी ने हैदराबाद के निजाम को टीपू के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार होने के लिए पत्र लिखा। मतलब अब की बार अंग्रेजों ने कहा
इससे पहले कि मैसूर मराठों को और निजाम को अपने साथ मिलाए, संधि करे, हमारे खिलाफ गुट बनाए, हम ही ऐसा कर लेते हैं। तो अंग्रेज़ों ने पहले ही हैदराबाद के निजाम और मराठाओं के साथ संधि कर ली। मतलब देख रहे हो, उल्टा हो गया। पिछली बार अंग्रेज़ों के खिलाफ मैसूर, हैदराबाद और मराठा एक थे, अब की बार मैसूर के खिलाफ हैदराबाद, मराठा और अंग्रेज एक हो गए। और इस बार अकेला पड़ गया कौन? टीपू सुल्तान। तो इन्होंने आपस में संधि कर ली। टीपू ने इसको मैंगलोर की संधि के उल्लंघन के रूप में लिया और उसने 1789 में त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। त्रावणकोर जो था वो अंग्रेजों का मित्र राज्य था, संरक्षित राज्य था। इसी को आधार बनाकर अंग्रेजों ने हैदर अली, वो तो बहाना ढूंढ रहे थे, किसी भी बहाने से हैदर अली के, टीपू सुल्तान के खिलाफ युद्ध लड़ना और उसका राज्य जीतना। तो अंग्रेजों ने पहले ही क्या किया, उन्होंने हैदराबाद और मराठों के साथ संधि कर ली। ठीक है, अब मामला उल्टा पड़ गया, टीपू सुल्तान अकेला पड़ गया। और यहाँ पर तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जो 3 चरणों में हुआ। पहले चरण में अंग्रेजों का सेनापति जनरल मीडो था। टीपू सुल्तान की मजबूत स्थिति के कारण बहुत ज़्यादा उसको सफलता नहीं मिली, टीपू ने पूरा जो है दम लगाया। दूसरा चरण दिसंबर 1790 में हुआ, जिसका नेतृत्व किया उस समय के गवर्नर जनरल कार्नवालिस ने। 1791 मार्च तक उसने वेलोर और अंबूर पर अधिकार कर लिया। वो टीपू की राजधानी रंगपट्टनम तक आ गया, लेकिन वर्षा ऋतु आ गई, मानसून आ गया, तो इसलिए अभियान जारी नहीं रख पाया और वापस आ गया। 1791 में फिर जो है टीपू सुल्तान ने कोयम्बटूर पर अधिकार कर लिया, युद्ध की शुरुआत हो गई। और इस तीसरे चरण में कार्नवालिस जो है उसकी सहायता के लिए कई और सारे अंग्रेज साथ में आ गए, लेकिन टीपू हार गया। बहादुरी से उसने युद्ध किया, लेकिन इस युद्ध में पहली बार कोई हारा। पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में हालांकि अंग्रेज हारे थे पर संधि हो गई थी। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध बराबरी पर समाप्त हुआ और तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू ने आत्मसमर्पण कर दिया। और वैसे भी मैंने आपसे कहा कि अकेला टीपू सुल्तान मराठा, निजाम और अंग्रेजों के साथ नहीं लड़ सकता था। आखिरकार इस युद्ध में टीपू सुल्तान की पराजय हुई, उसने आत्मसमर्पण किया, बहादुरी दिखाई फिर भी, और मार्च 1792 में फिर एक संधि हो गई, श्रीरंगपट्टनम की संधि। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ। तो मद्रास की संधि, मैंगलोर की संधि और तीसरी है रंगपट्टनम, जो उसकी राजधानी थी, वहाँ ये संधि हुई थी। पर ये संधि पिछली 2 संधियों से अलग थी। पिछली 2 संधियों में दोनों ही बार ना तो कोई बहुत ज़्यादा जीता हारा वाला मैटर नहीं था और बराबरी पर ही युद्ध एक प्रकार से समाप्त हुए, किसी को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। इस बार लेकिन टीपू सुल्तान ने आत्मसमर्पण किया था, तो इस बार टीपू सुल्तान के साथ में बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार किया गया। टीपू सुल्तान का आधा राज्य ले लिया, छीन लिया उससे आधा राज्य। उसका जितना भी राज्य था मात्र आधा राज्य उसके पास बचा। जैसे पिछले आंग्ल मैसूर युद्ध में जब मैंने मंगलोर की संधि आपको बताई, तो वहाँ दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए इलाके वापस कर दिए थे। यहाँ टीपू सुल्तान का आधा राज्य अंग्रेजों ने ले लिया। इसके साथ उन्होंने उसके ऊपर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया कि तुम्हें हमें 3 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, ये जो हमें नुकसान हुआ है, जो खर्चा हुआ है युद्ध में, उसकी तुम्हें भरपाई करनी पड़ेगी, क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। टीपू सुल्तान के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अंग्रेजों को ये पैसा तुरंत दे देता, तो उसके बच्चों को, उसके बेटों को गिरवी रख लिया, बंधक बना के, गारंटी के तौर पर कि जब तक पैसा नहीं दोगे ये हमारे पास रहेंगे, पैसा दोगे तो छोड़ देंगे। तो रंगपट्टनम की संधि जो है वो एक अपमानजनक संधि थी। टीपू सुल्तान का काफ़ी अपमान इस संधि के द्वारा हुआ, मैसूर का अपमान हुआ। अपना राज्य जो है उसका आधा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा और उसको जो है अंग्रेज, मराठा और निजाम आपस में इन्होंने बांट लिया। चूँकि तीनों पहले ही संधि कर चुके थे, तय कर चुके थे कि युद्ध में जो भी जीतेंगे वो आपस में बांट लेंगे। तो जो आधा राज्य टीपू सुल्तान का मिला उसको अंग्रेजों ने, मराठों ने और निजाम ने आपस में बांट लिया। इस युद्ध के हर्जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए टीपू सुल्तान के ऊपर जुर्माना लगाया गया और अपने दोनों बेटों को उनके पास बंधक के तौर पर रखना पड़ा, क्योंकि ये पैसा था ही नहीं उसके पास। बाद में दे के अपने बच्चों को उसने छुड़वा लिया। इस प्रकार से
श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन टीपू सुल्तान का आत्मसम्मान चला गया। जिस तरह का व्यवहार टीपू सुल्तान के साथ हुआ था इस संधि में, वो उसे जो है, जो लोग स्वाभिमानी होते हैं ना, उनसे अपना अपमान जो है बर्दाश्त नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति जो गलत हो या जिसमें स्वाभिमान नहीं हो, जो दूसरों पर निर्भर हो, तो वो कुछ भी सहन कर लेता है। लेकिन जो व्यक्ति जीवन में जिसने कभी किसी से कुछ गलत नहीं किया हो, जिसने हमेशा सही रास्ते पर चला हो, जिसने कभी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाया हो, तो उसका अपना एक सम्मान होता है, स्वाभिमान होता है। टीपू सुल्तान जो है उसका बहुत ज़्यादा मन दुखी था इस संधि के बाद, और वो इसका बदला लेना चाहता था। कुल मिला के जो कुछ भी अंग्रेज़ों ने उसके साथ किया, उसका रेवेंज वो लेना चाहता था। बहुत समय तक इसको बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल था, और इसी वजह से चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ। ठीक है, भारतीय राज्यों से उसे किसी प्रकार के सहयोग की आशा नहीं थी। जो कुछ भी उसने देखा कि मराठाओं और निजाम ने उसके खिलाफ अंग्रेज़ों का साथ दिया, और उस समय कोई भी भारतीय राज्य उसका साथ देने को तैयार नहीं था, ऐसे में टीपू सुल्तान जो था उसको लगा कि भारतीयों से तो ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं कर सकते, अपने तो जो है दगा देते हैं, अपनों से तो पराये अच्छे। उसने विदेशों में जो है सहायता मांगने की शुरुआत कर दी। उसने सोचा कि कहीं शायद विदेशी हमको सहायता दें। अंग्रेज़ों को खदेड़ने के लिए उसने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने की दिशा में प्रयास किए। उसने अलग अलग देशों से, अलग अलग शासकों से सहायता की मांग की कि मेरा साथ दीजिए अंग्रेज़ों के खिलाफ, मैं इनको यहाँ से हटाना चाहता हूँ, अपने अपमान का बदला लेना चाहता हूँ, जो सारी चीज़ें। इसमें एक तो फ्रांसीसी वांडीवाश का युद्ध हुआ था 1760 में। उसके बाद से फ्रांसीसी भारत में एकदम से ख़त्म से हो गए थे। हालांकि उनके मन में भी पल रहा था कि अंग्रेज़ों से बदला ले, लेकिन उनमें ताकत नहीं थी इतनी। तो अंग्रेज़ों ने सबसे पहले, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो सबसे पहले तो फ्रांसीसियों से संपर्क किया टीपू सुल्तान ने कि शायद तुम हमारी सहायता कर पाओ, तुम मेरा साथ दो इनको हटाने में। हालांकि फ्रांसीसी बहुत ज़्यादा उसके साथ नहीं दिए, ये चीज़ हमेशा आपको दिखेगी। उसने नेपोलियन, जो फ्रांसीसी शासक था, नेपोलियन बोनापार्ट, उसको पत्र भी लिखा। उसने अरब, कस्तुनतुनिया, अफ़गानिस्तान, मॉरिशस, अलग अलग देशों के शासकों को भी पत्र लिखे, उनसे भी सहायता मांगी। हालांकि उसको किसी ने सहायता दी नहीं। अपनी सेना को फिर से संगठित किया और फ्रांसीसी पद्धति पर, आधुनिक पद्धति पर, यूरोपियन पद्धति पर अपनी सेना को तैयार किया, क्योंकि उसके दिमाग में फिर एक ही चीज़ चल रही थी, बदला। अंग्रेज़ों के साथ किसी भी करके बदला लेना है। तो इसीलिए चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। अब इधर अंग्रेज़ समझ रहे थे, अंग्रेज़ों को पता था कि टीपू सुल्तान मानने वालों में से नहीं है, या तो ये लड़ेगा या ये मरेगा। तो वो बात समझ में आ गई थी कि टीपू सुल्तान फिर से युद्ध करेगा, तैयारी कर रहा है, सबको पता चल जाती है ये बात। तो इससे पहले कि टीपू सुल्तान हमारे खिलाफ कुछ करे, हमको भी तैयारी करनी पड़ेगी। अंग्रेज़ों ने फिर से, अंग्रेज़ों के साथ मराठा और निजाम, फिर संधि हो गई। अंग्रेज़ों ने इस बार फिर मराठा और हैदराबाद के निजाम के साथ संधि कर ली कि भाई युद्ध में जो मिलेगा फिर आधा आधा बांट लेंगे। इस शर्त पर इनकी भी संधि हो गई। इस बार अंग्रेजों के मुख्य सेनापति थे आर्थर वेलेजली, हैरिस और स्टुअर्ट। यहीं पर चौथा आंग्ल मैसूर, चौथी बार दोनों आमने सामने। लेकिन इस बार भारत में जो गवर्नर जनरल था वो था वेलेजली। आपने नाम सुना होगा वेलेजली का। वही वेलेजली जो सहायक संधि के लिए जाना जाता है भारत में, वही वेलेजली जिसने कलकत्ता में, ठीक है, आपको पता होगा, एक कॉलेज की स्थापना की थी कंपनी के कर्मचारियों को प्रशिक्षण वगैरह देने के लिए। तो वेलेजली जो था ना, उसने कसम खाई कि बहुत हुआ, अब की बार मैं टीपू सुल्तान का नामो निशान मिटा दूंगा। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, अब चौथी बार हो रहा है, कब तक इस तरीके से चलेगा। तो उसने कहा कि इस बार तो टीपू सुल्तान को छोड़ना ही नहीं है। तो इनके बीच फिर युद्ध हुआ, दो घमासान युद्ध हुए। टीपू सुल्तान पराजित हो गया और आखिरकार अपने किले रंगपट्टनम में वो चला गया। अंग्रेज पीछे पीछे रंगपट्टनम में चले गए। उन्होंने कहा कि अब की बार तो इसको हटाना ही है। तो उन्होंने लगभग 15 दिनों तक घेरा डाला। वो टीपू सुल्तान को मारने का, पराजित करने का प्रयास वहाँ से करते रहे। आखिरकार टीपू सुल्तान जो है
उसके किले पर कब्जा कर लिया गया और वो लड़ते लड़ते मारा गया। अपनी राजधानी, अपने किले में लड़ता लड़ता आखिरकार वीरगति को प्राप्त हो गया। इस तरह से चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध किसी संधि के साथ समाप्त नहीं हुआ, इस बार टीपू सुल्तान के मृत्यु के साथ ही समाप्त हुआ। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये आपने देखा कि किस प्रकार से एक भारतीय शक्ति जिसने थोड़ा बहुत अंग्रेजों से लड़ने की कोशिश की, वो हमारे आपसी संघर्ष का जो है बलि का बकरा बन गया। आपस में राज्यों में फूट थी, हैदराबाद और जो है मैसूर में आपस में लड़ाई थी, फूट थी, इसी का फ़ायदा अंग्रेजों ने उठाया और वो उठाते रहे। वो हमारे आपसी लड़ाई का, संघर्ष का, फूट का फ़ायदा उठाते हुए ही भारत में 1947 तक शासन कर पाए और यहाँ मैसूर का जो है पतन हुआ और 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। मैसूर राज्य का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। इन्होंने क्या किया, मैसूर के 4 टुकड़े कर दिए। ठीक है, देखो पूरे मैसूर राज्य के 4 हिस्से करे। एक हिस्सा अंग्रेजों ने रखा, एक हिस्सा हैदराबाद के निजाम को दे दिया, एक हिस्सा उन्होंने मराठों के लिए रखा, उनको दिया, उन्होंने मना कर दिया, मराठों ने अपना हिस्सा नहीं लिया। और एक हिस्से पर जो मैसूर में वाडियार वंश हुआ करता था, जो पुराना राजवंश था, उसके एक शासक को बैठा के और मैसूर के साथ में कर ली सहायक संधि। ठीक है, एक जो छोटा सा मैसूर बचा वहां उन्होंने एक राजा को बिठाया और मैसूर के साथ सहायक संधि कर ली। समझ में आया? चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में बता रहा हूं आपको क्या हुआ। मैसूर के इस्लामिक राज्य का अंत हो गया टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ ही, और इसके सदस्यों को, परिवार के सदस्यों को पेंशन देके और दूसरी जगह भेज दिया गया, वेल्लोर भेज दिया गया और मैसूर को अंग्रेज और निज़ाम ने आपस में बांट लिया। हालांकि मैंने आपसे कहा कि मराठों को भी कोशिश की एक हिस्सा देने की, जैसा कि तय हुआ था, पर उन्होंने लिया नहीं। अंग्रेजों को कोयम्बटूर, कनारा, श्रीरंगपट्टनम के भाग प्राप्त हुए। हैदराबाद के निज़ाम को गुटी, गुर्रमकोंडा, चित्तल दुर्ग के इलाके मिले और मराठों को सूंदा और हारकोनेली का प्रस्ताव दिया गया, पर उन्होंने लेने से मना कर दिया। तो ये भी आपस में अंग्रेजों और निज़ाम ने बांट लिया। मतलब हैदर अली और टीपू सुल्तान का एक हिस्सा अंग्रेजों के पास गया, एक हिस्सा उसके राज्य का निज़ाम के पास गया और एक जो हिस्सा था उस पर उन्होंने क्या किया, पुराने राजवंश को फिर से, जो पुराना मैसूर राज्य का था, राजकुमार कृष्ण राव, हिंदू राजकुमार, उसके अधीन कर दिया और उसके साथ कर दी सहायक संधि। है ना, आपको पता होगा वेलेजली भारत में काफ़ी सारे राज्यों के साथ सहायक संधि किया था। सबसे पहले हैदराबाद के साथ किया था, है ना। तो इस तरीके से मैसूर के विरुद्ध सफलता प्राप्त हो गई और इसीलिए जो गवर्नर जनरल था वेलेजली, उसको मार्कस की उपाधि मिली। इस युद्ध के बाद मैसूर पर फ्रांसीसी प्रभाव भी समाप्त हो गया। अभी तक क्या है कि मैसूर एक ऐसा राज्य था जो कहीं ना कहीं फ्रांसीसियों की तरफ झुकाव रखता था, कहीं ना कहीं फ्रांसीसियों से थोड़ा सा आकर्षित था, हमेशा उनके साथ जो है जाने की, उनकी सहायता लेने की कोशिश करता था और अंग्रेजों को ये डर था। अंग्रेज फ्रांसीसियों को भारत में पराजित कर चुके थे, लेकिन उन्हें हमेशा ये डर सताता था कि कहीं कोई भारतीय राज्य फिर से फ्रांसीसियों को खड़ा होने का मौका न दे, कहीं कोई भारतीय राज्य फ्रांसीसियों के साथ मिल के उनकी सहायता लेकर या देकर उनके खिलाफ कोई अभियान न छेड़ दे। ये डर अंग्रेजों को हमेशा लगा रहता था और इसीलिए जो भी राज्य फ्रांसीसियों के करीब जाने की कोशिश करता था वो उसको खत्म कर देते थे, वो उसको नष्ट कर देते थे। तो इसी तरह से फ्रांसीसी प्रभाव का जो अंत हो गया इस पूरे युद्ध के साथ, इस पूरे मैसूर के पतन के साथ। ठीक है, आप सभी लोगों को समझ में आया? तो ये जो मैंने आपको बताया ये क्या है, ये पूरा आपका आंग्ल मैसूर युद्ध और मैसूर विजय है। बहुत परेशानी हुई अंग्रेजों को इस राज्य को जीतने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक से बढ़कर एक शासक भी थे और वो योग्य भी थे। लेकिन जो पतन मैसूर का हुआ उसका जो सबसे बड़ा कारण था वो अंग्रेजों की ताकत नहीं थी। यदि आपको ऐसा लगता है कि अंग्रेजों ने अपनी ताकत के, शक्ति के, योग्यता के दम से मैसूर को जीत लिया, तो ऐसा नहीं है। अंग्रेजों की ये जीत हमारी कमज़ोरी का परिणाम थी कि आपस में हम जो लड़ रहे थे, मेरठ,
मराठा और मैसूर आपस में लड़ रहे हैं, मैसूर और निजाम आपस में लड़ रहा है, निजाम और मराठा आपस में लड़ रहे हैं। ये जो आपसी लड़ाई थी ना, इसीलिए कहते हैं एकता में बल है। अलग अलग थे, आपस में लड़ रहे थे और इस वजह से अंग्रेजों को, अब देखो एक चीज़ और कि अभी हमने देखा कि अंग्रेजों ने मराठाओं की हैदराबाद की सहायता ली और इसके बाद उन्होंने मैसूर को पराजित किया। तो क्या उन्होंने मराठाओं को छोड़ दिया? नहीं, यही अंग्रेज बाद में मराठाओं को भी ख़त्म कर दिए। उन्होंने मराठाओं के साथ में दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा, फिर तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा और इस प्रकार से मराठाओं को भी हटा दिया। ये बात हमारे यहाँ के शासक समझ नहीं पाए कि यदि हम सब मिल के आपस में लड़ते तो कम से कम अंग्रेज भारत से चले जाते, फिर हमें आपस में लड़ते रहते। पर हमारी लड़ाई का फ़ायदा उन्होंने उठाया, उन्होंने एक के साथ मिल के दूसरे को हराया और फिर उसको भी हरा दिया। समझ में, इतिहास से हमने कुछ नहीं सीखा। कहते हैं ना, इतिहास सिखाता है। आपने देखा होगा किस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मोहम्मद गौरी ने हमारे ही शासकों की सहायता ली और पृथ्वीराज चौहान को हराया। बाद में उसी मोहम्मद गौरी ने उन राजाओं को भी, जयचंद जैसे राजाओं को भी पराजित किया। तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए थी कि हम अगर आपस में इसी तरह से लड़ेंगे तो हम कमज़ोर होंगे और इसका फ़ायदा कोई विदेशी ताकत उठाएगी जिसे अंग्रेजों ने उठाया। इज़ दैट क्लियर? तो यहाँ चौथा आंग्ल मराठा मैसूर युद्ध समाप्त हो गया और उसके बाद में अंग्रेजों ने मराठाओं को भी पराजित किया और हैदराबाद तो वैसे ही कमज़ोर था। सहायक संधि उसने कर ली थी, वो तो पूरी तरह से अंग्रेजों पर निर्भर था, उनका कृपा पात्र जो है वो बना हुआ था। चलिए, तो ये आपका हो गया आंग्ल मैसूर युद्ध। यदि आप इस सेशन को और जो भी सेशन इस चैनल पर हो रहे हैं डेली देखना चाहते हैं तो 12 बजे क्लास का टाइमिंग है, आप 12 बजे से देख सकते हैं। इसके साथ साथ लाइक करिए। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा लक्ष्मीकांत 7वां संस्करण का हमारा जो सेशन चल रहा है, प्रस्तावना, आधी प्रस्तावना हो चुकी है, बचा हुआ भाग प्रस्तावना का कल होगा। तो आप सभी लोग सेशन को कल देखना ना भूलिए, है ना। फिर 12 बजे क्लास होगी और इकोनॉमिक्स वाली भी क्लास बीच बीच में होगी। तो अगर आप सेशन को लाइक नहीं किए हो तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि सेशन को प्लीज़ लाइक कीजिए। इस सेशन को लाइक करने के साथ साथ शेयर कीजिए। बहुत सारे बच्चे क्लास को शेयर कर रहे हैं, मैं देखता हूँ काफ़ी सारे बच्चे शेयर कर रहे हैं, तो इससे हमारी रीच बढ़ रही है। बहुत सारे लोग इस चैनल से जुड़ रहे हैं। हम 9000 को पार कर चुके हैं और बहुत जल्दी आपके सहायता से 10,000 के आसपास हमारे सब्सक्राइबर 1-2 दिन में हो जाएंगे। इसको हमें और आगे, बहुत आगे अभी लेकर जाना है। अभी तो थोड़ा सा ही रास्ता तय हुआ है। तो लाइक करने के साथ साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यूपीएससी विद चंचल कुमार सर को। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए, जिन्हें नोट्स चाहिए, वो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, यदि आप टेलीग्राम पर जाएंगे चंचल कुमार सर ऑफिशियल के नाम से मिल जाएगा। और यदि आपको नहीं भी मिलता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, पिन कर दी जाएगी, जहां से आप सीधे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, आज का ये सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।